हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका सीटेड एग्ज़ाम के सेकंड पेपर के लिए थ्योरी वाइज चैप्टर कंप्लीट करा रही हूँ, जो कि मैंने कल आपका फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कराया। आज मैं सेकंड में थ्योरी कंप्लीट कराने जा रही हूँ। वंश जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, जो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए: चंद्रगुप्त, उनका पुत्र बिंबिसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। मैग्नेस्थिनिस पश्चिम एशिया के ग्रीक राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मौर्य साम्राज्य के उभरने से लगभग 2400 साल पहले चीन के सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया था। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालकों की रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बढ़ रही थी। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है और हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर नज़र रखने के लिए बुर्ज बने हुए हैं। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जो अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश तक पहुंचने की कोशिश की। अशोक के अभिलेख अधिकतर प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। धम्म संस्कृत धर्म का प्राकृत रूप है। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। अशोक ने धर्म के विचार को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे। गांव में रहने वाले लोग तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लल्ला, साधारण हलवाओं को उड़वार और भूमिहीन मजदूर द्वारा कड़सियार और आदिमाई कहलाते थे। गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह आनुवंशिकता थी। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। जातक वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया और जातक में प्राचीन शहरों के बारे में यात्री और यात्रियों के लिए बीमा भी शामिल है। आहत सिक्कों पर प्रतिबंध और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। यह या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोल घेरे से बनाए जाते हैं। इन सिक्कों पर कुछ लिखा नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। यह सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्से में पाए जाते हैं और ईसाइयों की शुरुआत सदियों तक यह भोग में रहे हैं। सिक्के चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न सिक्कों को आहत कर दिया जाता है, क्योंकि इन्हें आहत सिक्कड़ कहा जाता था। मुंह से एक धार्मिक केंद्र भी हो रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्णा भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। दूसरे अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टटोलने वालों, टमाटर बनाने वालों, मूर्ति बनाने वालों का उल्लेख मिलता है। आरी का मेड़ लगभग 2200 से 1900 साल पहले आरिका मेड़ एक पत्तियां थीं। यहाँ दूर दूर से जहाज़ों से सामान छूटते थे। यहाँ अल्ट्रा सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिलते हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुबारकबाद लाल चमकदार दृश्य भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन के पात्र के नाम से जाना जाता है। रोम एक बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक अपना साम्राज्य फैला चुका था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक अगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि ईंटों का शहर था। व्यापार और व्यापारी
दक्षिण भारत सोना, हस्तरेखा, मसाले, विशेष रूप से काली मिर्च और शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च के रोमन साम्राज्य में लोगों से मांग की गई थी कि इसे काला सोना के नाम से पुकारा जाए। सीटेट में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखा गया है कि रोमन साम्राज्य में लोगों ने किसकी मांग की थी, तो उसे काला सोना के नाम से पुकारा गया। मैसेंजर में मुवेदार की चर्चा मिलती है। ये एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ 3 मुखाकृति है। 7 वाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। रेशम मार्ग, सिल्क रूट, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। जिस रास्ते से यह लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। दक्षिणी रूट पर नियंत्रण धारण करने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। पेशावर और मुर्शिद 2 मुख्य ताकतवर केंद्र थे। तक्षशिला भी उसी राज्य का हिस्सा था। इलाहाबाद का पुराना नाम उज्जैन था। पूर्व का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। यह गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। वंशावलियाँ, चंद्रगुप्त गुप्त शासन के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी डिग्री हासिल की। समुद्रगुप्त ने भी यह डिग्री हासिल की। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। हर्षवर्धन और हरिश्चरित, राजा हर्षवर्धन ने करीब 1400 साल पहले राज किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी लिखी है। सीटेट में क्वेश्चन आता है बाणभट्ट ने किस राजा की जीवनी लिखी है, तो हर्षवर्धन तथा हर्षचरिता जो लिखी है बाणभट्ट ने लिखी है संस्कृत में। चीनी तीर्थयात्री सैन त्सांग काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में थे। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन, पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी अहोई थी और यह एक प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र था। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम है। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीले देहाती जनजाति होते थे। धातु विज्ञान, धातु कण, प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। ग्लोब के धातु कर, धातु शोधन, तांबा धातु विज्ञान की जानकारी थी। उन्होंने ब्रिटेन और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लोहे युग से संबंध थे। भारत अत्यधिक विकसित पदों के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, जाली लोहा। स्तूप का अर्थ मौखिक टीला होता है। अजंता, यह वह जगह है जहाँ की पहाड़ियाँ सैकड़ों सालों के दौरान कई पत्तियाँ खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। दीवारों के अंदर अंधेरा होने की वजह से ज़्यादातर तस्वीरों की रोशनी में रोशनी दी गई थी। इनमें से कुछ छवियों को टाइप किया गया था। यह छवि के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। यह रंग संकलन और दस्तावेज बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पितिकारम की रचना इलांगो नामक कवियों ने की है।
सीटेट में क्वेश्चन आता है 18 साल पहले प्रसिद्ध तमिल कवि सिलप्तिकारम की रचना कौन से कवि नामक कवि के से की गई है। तो ये पॉइंट प्लीज़ हाईलाइट कर लीजिए। तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 14 साल पहले संतनार द्वारा लिखा गया था। सीटेट में ये भी क्वेश्चन आता है तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब कितने साल पहले लिखा गया और किसके द्वारा। कालिदास संस्कृत में लिखते थे। सीटेट में क्वेश्चन ये भी देखा गया है कि सीटेट जो कालिदास ने रचना की है किस भाषा में। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराण। पुराणों में विष्णु, शिव, रुद्र या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिससे सब उन्हें सुनते और समझते। स्त्रियाँ और शुद्ध जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वह भी सुन सकते थे। पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास के नाम के ऋषि से सम्मानित किया था। महाभारत में ही भगवत गीता में भी है। रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। आर्यभट्ट विश्लेषण तथा खगोल शास्त्रीय आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टनम नामक पुस्तक लिखी है। सीटेट में क्वेश्चन आता है आर्यभट्टनम का पुस्तक किस भाषा में लिखी है। जो कि आपका आर्यभट्ट नामक पुस्तक लिखी है या खगोलीय शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत आर्यभट्ट नामक पुस्तक लिखी है। उन्होंने व्रत की परिधि को पकड़ने की भी जड़ें निकाली। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई है। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी और श्रुत चौथी शताब्दी ईस्वी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया पहुंचा। तार्किक शब्दावली। हिंदुस्तान शब्द को आज हम आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं, लेकिन 13वीं शताब्दी में जब फारसी के मियाज़े सिराज ने हिंदुस्तान का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित सीमा से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन क्षेत्रों के लिए उपयोग किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी आगे बढ़े, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। उसके विपरीत 16वीं शताब्दी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। अभिलेखीय पुरालेख ऐसा जहाँ है वहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य अभिलेखों के रिकॉर्ड होते हैं जहाँ वह सभी पुराने सरकारी रिकॉर्ड और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। प्रतिलिपियाँ लिपिक को छोटे मोटे फेर बदलने कारण बनती थी। पर्यायवास हैबिटेट इसका सिद्धांत किसी भी राज्य के निर्माण और वहाँ रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। जातीय पंचायत अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने नियम बनाती थी। इन शर्तों के पालन में जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी जिसे कुछ क्षेत्रीय पंचायतों में कहा जाता था। भाषा और क्षेत्र सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, दक्षिण कर्नाटक में तेलंगानी, आंध्र में
गुजरी, गुजरात में मराठ, तमिलनाडु में गोंडी, बंगाल में अवधी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने बताया कि इन आकाश गंगाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं और आम जनता नहीं। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था, उन्हें संरक्षित थे। नए नए शासक जो स्वयं की प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन तत्वों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया। रक्षक कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिमान जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहयोग दे। 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था: हिंदुओं, मुस्लिम और ब्रिटिश।